प्रॉब्लम ये है कि हाँ टाइमिंग हो गया है, 6 बज गया है। अब आ जाने के लिए बोलिए सब लोग को। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट। आज हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन चलेगा। बताओ आज हमारा क्या है बेटा? टॉपिक का नाम है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर में रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, प्लांट के अंदर में जो रेस्पायरेशन होता है वो प्लांट के सेल में होता है, इसलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। सेलुलर रेस्पायरेशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो कहीं सेलुलर रेस्पायरेशन लिखा रहे तो इसमें घबराने का नहीं है। रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो है वो सेल के अंदर में होती है, इसलिए हम लोग इसको सेलुलर रेस्पायरेशन बोलते हैं। ओके, अब देखो जो प्लांट के अंदर में बेटा सेलुलर रेस्पायरेशन होता है उसमें क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटता है और उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को टूटने से जो एनर्जी रिलीज होता है वही एनर्जी को हमारा सेल यूज करता है अपने वेरियस एक्टिविटीज के लिए। समझ रहे हो? द एनर्जी विच इज रिलीज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड बाय द सेल। तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है बेटा? रेस्पायरेशन। मतलब सेलुलर रेस्पायरेशन एक प्रकार का कैटाबोलिक प्रोसेस है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ दिया जाता है। अब मैं कल बताया था, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो एक ग्लूकोज को टूटने से 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी, एक ग्लूकोज को टूटने से कितना किलो कैलोरी? 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है, ठीक है। और अगर एक ग्लूकोज एटीपी बनाता है एरोबिक पाथवे से, बताना मेरे को, अगर एरोबिक पाथवे होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, तो बेटा यहां पे कितना एटीपी बनेगा? 38 एटीपी। और अगर एन एरोबिक होता है, एन एरोबिक होता है, तो एन एरोबिक में कितना एटीपी बनता है? 2 एटीपी, ठीक है। और एक एटीपी का वैल्यू आपको कितना कंसीडर करना है? कितना किलो कैलोरी के बराबर कंसीडर करना है? एक एटीपी का वैल्यू कंसीडर करना है 7.5 किलो कैलोरी को। तो इसमें 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो ये कितना आ गया था बेटा? 7.5 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई 200 कितना आया था? 285, 285, बिल्कुल 285 आ गया था। तो 285 किलो कैलोरी एरोबिक रेस्पायरेशन में एटीपी के फॉर्म में जनरेट होता है और यही एनर्जी जनरेट हो पाएगा, यही एनर्जी जो है ना बेटा हमारा सेल यूज कर पाएगा। बाकी सब जो एनर्जी है ना वो वेस्ट हो जाता है, वो बेकार हो जाता है, मतलब वो लॉस हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो 600 कितना है? 86 किलो कैलोरी, इसमें से कितना किलो कैलोरी यूज कर पाएगा हमारा सेल? 285 किलो कैलोरी। तो अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में करेंगे कि कितना, तो 686 का 285 कितना परसेंट होता है? कैसे निकालते हैं? 285 डिवाइडेड बाई 686 मल्टीप्लाई 100, ये कितना आता है बेटा? अप्रोक्सीमेटली 42% आएगा। 41 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 41.54 ऐसा कुछ करके आ रहा था ना, कल कैलकुलेट किए थे, तो ये 42% आ जाएगा। एन एरोबिक में 2 एटीपी है, 2 एटीपी मतलब 7.5 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा? एन एरोबिक का इफिशियंसी कितना होता है बेटा? 15 डिवाइडेड बाई 686, तो इसको करेंगे बेटा मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में लाएंगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2%। ये कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 2%। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बात ध्यान रखना है। एन एरोबिक रेस्पायरेशन का इफिशियंसी कितना परसेंट होता है? 2%। और एरोबिक रेस्पायरेशन का इफिशियंसी कितना होता है बेटा? आपको ध्यान रखना है। बताइए कितना होता है? 42%। 42% एन एरोबिक रेस्पायरेशन का इफिशियंसी एंड 2% एरोबिक रेस्पायरेशन का इफिशियंसी, है ना। अवेलेबल एनर्जी में से जितना परसेंट यूज कर पाता है, जितना परसेंट एटीपी के फॉर्म में बनता है, वही एनर्जी क्या कहलाता है? इफिशियंसी कहलाता है। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां तक है किसी तरह का कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बिल्कुल बताइए, हम आपके एक एक पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर करने की जिम्मेदारी लेते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत है कि इससे आगे हम बढ़े?
बताओ बेटा, नो दिक्कत, ठीक है, कमेंट बॉक्स में है भैया नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको रेस्पिरेशन का भैया, हाँ हाँ और बच्चे लोग, अरे बेटा मैं कह रहा हूं जरा जाकर के उधर ग्रुप में बोलो चालू है क्लास, आ जाओ सभी लोग। सो रहा है क्या सर? क्लास स्टार्ट हो गया है, सोने का आदत हो गया है लोग, क्या बताएं भाई। अब देखो बेटा जो रेस्पिरेशन है ना उसका थोड़ा सा एक हम आपको ओवरव्यू दिखाते हैं। ओवरव्यू का मतलब क्या होता है कि रेस्पिरेशन में हम जानते हैं कि कोई भी, जैसे देखो एटीपी कहां कहां से मिलता है। रेस्पिरेशन का मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिक फूड हो, आप खाना खाते हो, आपके खाने में क्या होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यही सब होते हैं ना आपके खाने में, और इन्हीं सारी चीजों से एनर्जी मिलती है, मतलब इन्हीं सारी चीजों से एटीपी मिलती है, बराबर? बोलो गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? भैया सबसे ज्यादा आपको तुरंत आपको एनर्जी चाहिए, सबसे क्विक एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी नहीं, ज्यादा एनर्जी मिलता है आपको लिपिड से लेकिन क्विक एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए बेटा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट से भी हमें ऊर्जा मिल सकता है, एनर्जी मिल सकता है, लिपिड से भी मिल सकता है और प्रोटीन से भी मिल सकता है। एनर्जी तो हमें कहीं से भी मिल सकता है, मतलब किसी भी चीज का रेस्पिरेशन हो सकता है ना? हम प्रोटीन का भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं बेटा, हम कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी ले सकते हैं रेस्पिरेशन करके, लिपिड से भी ले सकते हैं, पर याद रखना है ना, मैं यहाँ पे इस चैप्टर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाऊंगा। लास्ट में इस चैप्टर का एक प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों का इंटरकनेक्ट करके सारी बात को दिखाएंगे। सो बेसिकली अभी जो हम चैप्टर में सिखाने जा रहे हैं, जो आपके लिए जरूरी है, आपके नीट के एग्जाम में आएगा, ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है? ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कैसे होता है। अब देखो, अच्छा कई सारे बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर स्टार्च है, स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टार्च से एनर्जी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा भाई, पर स्टार्च को पहले ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा, और स्टार्च के, मान लो तुमने खाना खाया, तुम्हारे फूड में स्टार्च है, प्लांट प्रोडक्ट खा लिए, रोटी खा लिए, चपाटी, उसमें स्टार्च भरा हुआ रहता है, तो स्टार्च तुमको तो थोड़ी ना दी। अभी नाहिद से बात हुआ, वो बोली रिचार्ज ही खत्म हो गया है। अरे भाई सर ये रिया का अभी क्या लिख रहा है, अभी मार्केट में है। यही प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्या जानते हो अभी वो उधर मार्केट में घूमता रहेगा, एक रहेगा स्विट्जरलैंड में, एक रहेगा इंग्लैंड में। अरे भाई जब क्लास चला रहे हैं बेटा तो कोई कहीं कहीं घूमते रहोगे, फिर बाद में हम आगे बढ़ जाओगे तो फिर बाद में बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, हैं? बताओ, समस्या आप ही को होगा, ठीक है? इसलिए क्लास में मिस नहीं करना बेटा, क्लास मिस करोगे तुम्हारे, हाँ ट्रैफिक रूल तो फॉलो करना ही चाहिए भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जो आए वो भी खुश, जो नहीं आए वो भी खुश। ध्यान देना बेटा, मैं बता रहा हूं तुमको, ग्लूकोज का पूरी मजा आ जाएगा, बढ़िया से सुन लेना, है ना? ग्लूकोज का पूरा ब्रेकडाउन का जो प्रोसेस होता है वो कैसे कैसे होता है मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, और यही चीज इस चैप्टर में सीखना है। पूरे चैप्टर को डिटेल से में आप जाओगे तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पूरी तरीके से कैसे कैसे हुआ है, मेन वही बात है, वही मुद्दा है, वही सीखना है हम लोगों को। आप समझिए मेरी बात को। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, बोला सर स्टार्च से ग्लूकोज बनाएंगे तो क्या होगा, वो तो डाइजेशन की प्रोसेस हो गई ना। अरे स्टार्च हो गया या कोई पॉलीसेकेराइड है, उसको आपने खा लिया, वो पहले मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होता है, तो पहले डाइजेशन होता है, फिर डाइजेशन होने के बाद बेटा वो सेल के अंदर में जाता है, ब्लड में एसिमिलेट हो जाता है और फिर सेल के अंदर में जाएगा। तो प्लांट के अंदर में या एनिमल के सेल के अंदर में ग्लूकोज पहुंचेगा, और उसके बाद का जो प्रोसेस हो रहा है उसी कहानी को इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है डिटेल से। तो मैं सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं, मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, प्लीज रिमेंबर, है ना? तो सेल के अंदर में क्या क्या घटना होती है, पहले सेल के अंदर में पहुंचा ग्लूकोज, आ गया ग्लूकोज, पहुंचा दो ग्लूकोज को, ये बोला भैया हम ग्लूकोज हैं, हम आ गए, समझे? अब ये ग्लूकोज जो होता है बेटा, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं बताओ? 6 कार्बन, ठीक है? तो पहले क्या होगा बेटा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा। बताओ पहले क्या होगा, बताओ?
ग्लाइकोलिसिस। पहले ग्लूकोज का क्या हो जाएगा बेटा? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है ना। अब बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है सर? ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है बेटा ब्रेक डाउन, माने ग्लूकोज का लाइसिस हो जाना, ग्लूकोज का टूट जाना, यही कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। यू अंडरस्टैंड? तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, ये 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। और उसका नाम होता है बेटा पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड या इसको पाइरुवेट बोलते हैं, पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट कहा जाता है। देखिए धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं, है ना। जाग जाओ, जाग जाओ, अभी भी समय है, बोल रहा हूं, समझ रहे हो? नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है, आगे समस्या होने वाला। देख रहा है यूपी में इलेक्शन हो रहा था, है ना, कितना गजब का टक्कर रहा, समझ रहे हो आपको? तो तुम लोग भी बोल रहे हैं कि तुम लोग में भी इलेक्शन ही है, तुम लोग में भी गजब का टक्कर रहने वाला है। नीट में भी बहुत धुंधर बच्चे बैठे रहते हैं, हैं? जो लैट्रिन में भी जाएंगे ना, टॉयलेट में भी जाएंगे ना, तब बुक्स लेकर के बैठे रहेंगे। सही बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा बेटा। टॉयलेट में भी जाएंगे ना, तब बुक्स लेकर के बैठे रहेंगे, है ना। ठीक है, देखिए तो पाइरुविक एसिड जो है वो पाइरुविक एसिड 2 पाइरुविक एसिड बनेगा, ठीक है। और 2 पाइरुविक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 कार्बन होती है, ठीक है। पाइरुविक एसिड में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो एक ग्लूकोज को टूटने से क्या बनता है बेटा? 2 पाइरुविक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को हमने बोला ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब टूटना या ब्रेक डाउन होना, ठीक है। जब ये पाइरुविक एसिड जो होता है बेटा टूटता है तो पाइरुविक एसिड का कार्बन, देखो इसमें 3 कार्बन है ना, एक तो इसका पाइरुविक एसिड का कार्बन जो है वो CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। अब कितना कार्बन निकलेगा? मान लो 2 पाइरुविक एसिड है तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड दिखा दो यहाँ पे, भाई 1 पाइरुविक एसिड होता है तो 1 कार्बन, तो 2 पाइरुविक एसिड है बेटा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, समझे कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने की प्रोसेस को डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है। प्लीज रिमेंबर बच्चे लोग, प्लीज रिमेंबर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, तो 2 पाइरुविक एसिड था, दोनों में से 1-1 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, तो अब 2 कार्बन का कंपाउंड बन जाएगा, कितना? 2। तो ये बन जाएगा बेटा एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ऐसे लिखता है ना। अच्छा, तो ये इस स्टेप को हम लोग बेटा बोलते हैं, यहां पे 2 कार्बन का कंपाउंड बन गया, कितना बनेगा बेटा? 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई। 6 कार्बन था ना, 3 कार्बन का पाइरुविक एसिड बना था, 2 पाइरुविक एसिड बना था, दोनों कार्बन से 1-1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो अभी कितना कार्बन डाइऑक्साइड बचा? 4। कितना कार्बन बचा? 4, तो 2 एसिटाइल बन गया तो 4 हो गया। 1 एसिटाइल में 2 कार्बन होता है, ठीक है, समझो। अब इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इस स्टेप को बोला जाता है लिंक रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, यू अंडरस्टैंड? पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को लिंक रिएक्शन कहते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, लिंक रिएक्शन बोलते हैं। और ये जो अब एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें मान लो एक एसिटाइल कोएंजाइम को देखो तो इसके पास 2 कार्बन है, अभी दोनों कार्बन को एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देगा, तो ये एक साइकिल में इंटर करेगा बेटा, एक साइकिल में इंटर करेगा ऐसे, ठीक है, और एक साइकिल में जाएगा, और इस साइकिल का नाम होगा बेटा क्रेब साइकिल। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर हांस क्रेब, उन्होंने ही इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था। तो ये हो गया आपका जाकर के क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, इसमें जाएगा और 2 बार CO2 निकालेगा। CO2 कितना बार निकालेगा बेटा? 2 CO2 निकालेगा,
तो एक एसिटाइल को टूटने से 2 CO2 निकला, तो कितना एसिटाइल है बेटा? 2 एसिटाइल है, तो ये भी 2 CO2 निकल जाएगा इधर दूसरे, मतलब कि टोटल 4 कार्बन है ना। तो देखो यही तो होता है बेटा, ग्लूकोज को तोड़ोगे और ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाएगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? कल बताया था रिएक्शन, बता सकते हो? 6 CO2, देखिए C6H12O6, इसमें 6 O2 ऑक्सीजन की सहायता, तो कितना CO2 बनता है? 6 CO2 बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना बेटा, 6 मॉलिक्यूल। और इसमें जो है बेटा आपका 686 है ना, 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकलता है। बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए H2 वगैरह डाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है। मेन है कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये जो 6 कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो कैसे निकला? 2 कार्बन डाइऑक्साइड इधर गया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां, एक पाइरुविक एसिड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड और एक एसिटाइल से 2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से बता रहा हूं, एक पाइरुविक एसिड से 1 CO2 निकलता है ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन, और क्रेब साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से कितना कार्बन निकलेगा? 2 कार्बन निकलेगा बेटा, 2 कार्बन के कंपाउंड होता है ना, तो 2 CO2 निकलेगा। तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स है ना एसिटाइल, तो यहां पे 4 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? जरा एक कार्बन डाइऑक्साइड के सर के रिस्पेक्ट में कुछ एक बात सुनो, मैं तुमको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। तुमसे अगर ये पूछे कि बताओ डीकार्बोक्सिलेशन कहां कहां पे होता है? एक तो लिंक रिएक्शन में हुआ और क्रेब साइकिल में भी हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन का लॉस होना। तो एक ग्लूकोज को टूट का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो तो ग्लाइकोलिसिस में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, लिंक रिएक्शन में कितना निकलेगा और क्रेब साइकिल में कितना निकलेगा? सोचना। मेरे पास सवाल क्या है बेटा, अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 1 ग्लूकोज है, ठीक है, और एक ग्लूकोज का क्या कराना है? कंप्लीट ब्रेकडाउन। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एक ग्लूकोज का बेटा कंप्लीट ब्रेकडाउन करवाना है, तो एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन में ग्लाइकोलिसिस में तो एक भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकला है, लिंक रिएक्शन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो मैं लिखूंगा कि ग्लाइकोलाइसिस में CO2 कहां कहां कितना रिलीज होगा? CO2 है ना रिलीज ग्लाइकोलाइसिस में कितना CO2 रिलीज होगा? तो बोलेंगे 0, एक भी नहीं। लिंक रिएक्शन में कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, लिंक रिएक्शन में कितना होगा? बोले जल्दी से, कितना हो जाएगा? 2 CO2, 2 CO2, ठीक है। और क्रेब साइकिल में कितना हो जाएगा? क्रेब साइकिल में कितना होगा बेटा? 4 CO2। तो टोटल 4 यहां पे और 2 यहां पे, तो एक ग्लूकोज को टूटने से 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो क्या 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल गया बेटा? 6 कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल गया? अरे अंधे आदमी को भी पढ़ाएंगे ना तो इतना तो समझ ही लेगा बेटा, बहुत आसान है। बायो मतलब बच्चों का गेम, बायोलॉजी क्या है बेटा? बच्चों का गेम है ना? समझ गया? हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, है ना? तो एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन होने में लिंक रिएक्शन में आपका कितना एटीपी बनेगा? लिंक रिएक्शन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा? 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और क्रेब साइकिल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा बेटा? बताओ, क्रेब साइकिल में कितना CO2 बाहर निकलेगा? 4 CO2 निकलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हिसाब किताब लग जाएगा 0, 2, 4 बराबर, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, एक चीज और समझना है। पूछा जाता है कि सेल के अंदर में सारी क्रियाएं चल रही है ना भाई? ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का दूसरा नाम भी देते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल बोला जाता है बेटा। पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में डिटेल से। अभी तो मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूं चैप्टर को, ज्यादा कुछ डिटेल में जाने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। करेंगे, पूरे गहराइयों तक जाएंगे, चैप्टर के एक एक पॉइंट में घुसेंगे और पूरा चीर फाड़ कर दूंगा चैप्टर। सही बता रहा हूं, ऐसा फाड़ दूंगा चैप्टर को कि एक भी क्वेश्चन जो है तुम्हारा छूटेगा नहीं। तुम चाहे फिंगर टिप्स को सॉल्व करो, चाहे मास्टर एनसीईआरटी सॉल्व करो, चाहे सिंगेज सॉल्व करो और चाहे मेरा डीपीपी सॉल्व कर लो, कोई भी बुक सॉल्व करो, क्वेश्चन बनने का 100%।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखना बेटा ये बात हो गई। अब आपसे बोलेगा कि सर ये पूरी की पूरी कहानी तो सेल के अंदर में चल रहा है ना? है? पूरा का पूरा कहानी तो सेल में चल रहा है, लेकिन बताओ सर ये ग्लाइकोलिसिस सेल के किस पार्ट में चलता है, लिंक रिएक्शन सेल के किस पार्ट में चलता है, और क्रेब्स साइकिल किस पार्ट में चलता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, ग्लाइकोलिसिस जो होता है बेटा वो सेल के साइटोप्लाज्म में चलता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ध्यान रखोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। ग्लाइकोलिसिस कहां चलता है, सेल के किस पार्ट में चलेगा? साइटोप्लाज्म में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ग्लाइकोलिसिस कहां चलेगा बेटा? सेल के साइटोप्लाज्म में। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर कट। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरुविक एसिड बनाया जाता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई सर। लिंक रिएक्शन कहां चलेगा? लिंक रिएक्शन और ये क्रेब्स साइकिल, ये दोनों कहां चलता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। ठीक है, ये दोनों कहां पे चलता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जानता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, सुना है ना बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस क्यों? क्योंकि एनर्जी कहां पे बनेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बनता है। एटीपी जनरेट होने का जो काम है ये सब माइटो, तो ये कैसे होगा इसको भी पूरा डिटेल करूंगा। मैं आपको बताऊं, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होता है। ग्लाइकोलिसिस जो है बेटा, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं, अभी इसका 10 स्टेप पूरा आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है, और किस स्टेप में एटीपी बनता है और किस स्टेप में एटीपी निकलता है, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं। 1, 3, 7 और 10 ये स्टेप है जहां एटीपी का लफड़ेबाजी चलते रहता है बेटा। तो हर स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, किस स्टेप में कौन सा एंजाइम एक्शन करता है, और नीट में ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है पूछने का, ज्यादातर क्या संभावना है कि हमारा 2000 जो तुम्हारा 2000 कब है तुम्हारा एग्जाम, 2022 में कि 2023 में, कब है? 2022 में कि 2023 में? बताओ कब है एग्जाम? देखो अभी, हाँ बिल्कुल सही, वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी गुड, है ना? 2023 में आप लोग एस्पिरेंट हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में आए या नहीं आए, 2022 में आ सकता है या 23 में भी आ सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन आता है ना? 1-2 साल पे रिपीट करते रहते हैं ये सारी बातें, और कहां कहां पे। ठीक है, तो देखना माइटोकॉन्ड्रिया में सारी प्रोसेस। एक चीज और होता है बेटा, एक चीज और होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो क्रेब्स साइकिल के बाद का स्टेप है बेटा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है, उस पर भी हम लोग आएंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे भी आएंगे। फिलहाल इतनी बातें हम कर ले रहे हैं, ये बेसिक आइडिया है। अच्छा एक बात और आपको बताऊं क्या, यहां पे एक सवाल और पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसमें, ध्यान से समझना मेरी बात को, ग्लाइकोलिसिस जो होता है इसमें एटीपी बनेगा, बिल्कुल बनता है, एटीपी बनता है जी, है ना? तो कितना एटीपी बनता है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल भाषा में बता देता हूं बेटा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। ग्लूकोज को टूटने में की जो प्रोसेस होती है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर में निकलता है, 6 CO2 बाहर में निकलता है। हिसाब किताब बराबर किया गया है। लिंक रिएक्शन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज से बोल रहा हूं। अगर एक पाइरुविक एसिड से पूछेगा तो 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकलेगा और 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि एक पाइरुविक एसिड से कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होंगे उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन होने पे? तो 3। क्यों? एक यहां निकलेगा और 2 यहां। नहीं, एक कैसे बोला रे? एक कैसे बोला? अरे एक तो यहीं पे निकलेगा बेटा और 2 इधर निकलेगा ना चेन में। तो एक पाइरुविक एसिड से 3 कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। यहां पे 2 पाइरुविक एसिड है तो 2 यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड दिखाया, यहां पे 4 दिखाया है ना? तो 2 + 2 समझ में आया कि नहीं है? बोलो। अरे भैया, एक पाइरुविक एसिड से 1 कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे निकलेगा और क्रेब्स साइकिल में 2, एक इधर एक इधर। कहां कहां पे एग्जैक्ट निकलता है? क्रेब्स साइकिल भी 8 स्टेप का रिएक्शन होता है। मैं पूरा स्टेप दिखा दूंगा तुमको। 10 स्टेप इधर और एक 10 और 1 11 और 8 इधर, कितना हो गया? 19।
टोटल ये पूरा प्रोसेस 19 स्टेप का है बेटा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो याद रखो, कंफ्यूजन में मत रहो। कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताओ। ऑडियो सेक्शन में जाओ, चैट करो, ऑडियो में बोलो, माइक में बोलो, सुनेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे, है ना। बच्चे लोग मैं आपको बताऊं, ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी बनते हैं। कितने? 8 एटीपी। समझ गया? ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है? 8 एटीपी। लिंक रिएक्शन में कितना एटीपी बनता है बेटा? 6 एटीपी, है ना। एक बार लिंक रिएक्शन होता है तो 3 एटीपी बनेगा। एक बार लिंक रिएक्शन होगा तो 3 एटीपी बनता है। एटीपी बनता है तो कुछ देखो, एटीपी का भी कई सारा फॉर्म होता है। कुछ एटीपी NADPH के फॉर्म में बनते हैं, कुछ NADH के फॉर्म में बनते हैं। NADPH मत बोलना बेटा, NADPH मत बोलना बच्चा। NADPH फोटोसिंथेसिस में, अभी मैं रेस्पिरेशन, NADH बोलना है। अब आपको NADPH मत बोलना। तो कुछ रिएक्शन जो होता है कुछ NADH से बनता है बेटा, है ना। कुछ FADH नाम की चीज होता है, FADH2 से बनता है, और कुछ डायरेक्ट एटीपी बनते हैं। तो टोटल मैं बता रहा हूं कि टोटल कितना यहाँ पे कुछ NADH के फॉर्म में भी बना है और कुछ डायरेक्ट एटीपी भी बना है। वो कहां कहां कैसे कैसे बना है हम सिखा देंगे, बट टोटल 8 एटीपी हो गया। 2 NADH बनता है तो 6 एटीपी उसका वैल्यू हो जाता है। एक मिनट। हेलो। हाँ क्या कर रहे हैं? कितना टाइम हो रहा है? 6:25। कितना बजे क्लास चलता है मेरा? 7 बजे ना। अरे हेलो, आवाज आ रही है बेटा? तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहां पे 8 एटीपी होता है। यहां पे कितना एटीपी होता है? 8 एटीपी होता है। और यहां पे पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। पायरुविक एसिड से क्या बनता है बेटा? बोलो बोलो बोलो, पायरुविक एसिड से क्या बनता है? बोलता ही नहीं है। एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहां पे आपको 2 NADH बनेगा, मतलब एक NADH का वैल्यू 3 एटीपी के बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि एक बार होगा ग्लाइको लिंक रिएक्शन तो कितना एटीपी बनेगा? 3। तो 2 बार हो रहा है ना ये, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 कितना? 6 एटीपी, ठीक है। और एक बार क्रेब साइकिल में बेटा 12 एटीपी बनता है। तो क्रेब साइकिल कितनी बार चल रही है? 2 बार। तो ये कितना एटीपी हो जाएगा? यहाँ पे 12 × 2 यानी कि टोटल 24 एटीपी। तो 24 एटीपी प्लस 6 एटीपी प्लस 8 एटीपी कितना हो गया टोटल? 24 और 6 30, और 30 और 8 38। याद रखना, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से हमको कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? 38 एटीपी। तो लिख दिए, ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया, कंप्लीट ब्रेकडाउन, तो कितना एटीपी मिलेगा? टोटल आपको 38 एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा बेटा? 38 एटीपी। बात समझ में आई तो बोलो यस। बोलो जल्दी। एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से कितना एटीपी मिल जाएगा? बोलता ही नहीं। 38 एटीपी, ठीक है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से 38 एटीपी 38 एटीपी हमें प्राप्त होता है बेटा। कैसे कैसे हुआ? 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में, 6 एटीपी आपका लिंक रिएक्शन में, और कितना एटीपी है बोलो? 24 एटीपी है। तो ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गया। अब आप बताओ, एक ग्लूकोज को टूटने में ग्लाइकोलिसिस कितनी बार होगी? एक ग्लूकोज को टूटने में ग्लाइकोलिसिस कितनी बार होती है? एक बार। भाई ग्लाइकोलिसिस कितना बार हो रहा है? चलो अभी एटीपी का हिसाब भी तो बराबर हो गया। एक ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लाइकोलिसिस हुआ, 2 पायरुविक एसिड बना। तो एक बार ग्लाइकोलिसिस हुआ है, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है, तो 2 पायरुविक एसिड बना है। तो इसके बाद का जितना भी रिएक्शन है सब 2-2 बार होगा।
है ना। यानी कि लिंक रिएक्शन भी 2 बार होगा और क्रेब्स साइकिल भी 2 बार होगा बेटा, समझ रहे हैं ना बात को। एक ग्लूकोज को टूटने में, कंप्लीट ब्रेकडाउन होने में ग्लाइकोलिसिस कितनी बार होती है? 1 बार। और लिंक रिएक्शन कितना बार होता है? 2 बार। और क्रेब्स साइकिल कितना बार होता है? 2 बार, है ना। तो याद रखना 4 कप, हाँ लिखो इसको, है ना। एक ग्लूकोज का अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? एक बार क्या हो जाएगा? एक ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। एक बार ग्लाइकोलिसिस हो गया, ठीक है। फिर 2 बार क्या हो जाएगा बेटा? 2 क्या हो जाएगा? लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन। और 2 बार क्या हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। आई होप इज एब्सोल्युटली क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से बोल दे रहा हूं, एक ग्लूकोज को टूटने पे 1 बार ग्लाइकोलिसिस होता है। देखो ग्लूकोज टूटेगा, 6 कार्बन का कंपाउंड था, 3 कार्बन का 2 कंपाउंड बना, पाइरुविक एसिड, ओके। फिर पाइरुविक एसिड, दोनों पाइरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट, तो एक पाइरुविक एसिड से एक एसिटाइल बनता है। एसिटाइल में 2 कार्बन था और पाइरुविक एसिड में 3 कार्बन था, मतलब 1 कार्बन यहां बाहर निकला होगा CO2 के फॉर्म में। तो 2 पाइरुविक एसिड है ना, तो इसलिए हमने 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता हुआ दिखाया है और 2 एसिटाइल को एंजाइम, मतलब पाइरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने से, डीकार्बोक्सिलेशन मतलब बता रहा हूं बार बार, CO2 को बाहर जाना, तो एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। फिर एसिटाइल को एंजाइम ए कहां एंट्री मारेगा बेटा? क्रेब्स साइकिल के अंदर में एंट्री मार जाएगा। और क्रेब्स साइकिल के अंदर में एक बार क्रेब्स साइकिल चलता है तो 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, 2 बार CO2 बाहर निकलता है, समझता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार क्रेब्स साइकिल चलने में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है? 2 बार। प्लीज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, 2 बार CO2 में बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? 2 बार CO2 बाहर में निकलता हुआ दिखा दे रहा हूं, तो 2 बार CO2, तो 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगा। तो क्रेब्स साइकिल में कितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड? 2 कार्बन डाइऑक्साइड एक बार में, तो 2 बार में 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 बार आप देखिए, 2 बार आपका क्रेब्स साइकिल चल रहा है, 2 बार आपका लिंक रिएक्शन चल रहा है और 1 बार ग्लाइकोलिसिस चल रहा है। याद रखना। नीचे नहीं दिख रहा है, चलो नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा कैमरा को ऐसे कर रहा हूं, देखो, ठीक है। 1 मिनट रुकना। चलो अभी देखो बेटा, दिखाई दे रहा है क्या? बोला? चलो ठीक है। हाँ, कल का लेक्चर बेटा, कल का लेक्चर ऑनलाइन नहीं रहेगा, लाइव लेक्चर नहीं दूंगा, कल का जूम पे लेक्चर रहेगा, ठीक है। कल जूम पे लेक्चर दूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो जूम पे ही समझ में आएगा सारा चीज, है ना। जूम एकदम मतलब मेरे को तो बहुत बेस्ट लगता है, जूम पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है, क्योंकि जो चीज शेयर करना चाहते हैं, PDF शेयर करना चाहते हैं, न्यूमेरिकल बनाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, शेयर करो फट से और कहानी को सॉर्ट आउट कर दो, है ना। तो जूम इज द बेस्ट ऐप फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और भी ऐसे 1-2 ऐप है, पर मैं ज्यादातर जूम और क्लास पे प्लस ऐप ही इस्तेमाल करता हूँ। बाकी लाइव क्लास से ज्यादा बेटर हमको जूम पे ही लगता है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्लूकोज से बना पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड से बना बेटा एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बना आपका एक क्रेब्स साइकिल में गया और 2 कार्बन इसको तोड़ करके बाहर निकाल दिया और इस तरीके से ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया। 1 बार ग्लाइकोलिसिस, 2 बार लिंक रिएक्शन और 2 बार क्रेब्स साइकिल, दैट्स इट, खत्म। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चलता है और लिंक रिएक्शन और लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में चलता है। तो ये भी बात हमको खत्म हो गया, ठीक है जी। समझ में आ गया कि नहीं आया? ATP कहां पे बनता है? 8 ATP बनता है बेटा। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP बनता है आपका, सॉरी 6 ATP बनता है। एक पाइरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में कितना ATP बनेगा? एक पाइरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन में कितना ATP बनेगा? 3 ATP बनेगा। तो 2 बार लिंक रिएक्शन हो रहा है ना, इसलिए मैं 6 ATP दिखाया हूं। एक एसिटाइल कोएंजाइम, अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखता हूं तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो मेरा सवाल का जवाब देना था, मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं बेटा, सभी लोग आप लोग जवाब क्या दे रहे हो, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूं, ठीक है। बड़ा देखो, जानते हो टीचर को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, पता है क्यों?
बच्चा क्लास नहीं करे तो टीचर को बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है, टीचर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है भाई पढ़ा रहा है आदमी, है ना। नहीं, सही बता रहा हूँ। अगर क्लास में अगर बच्चा रहे ना तो वही टीचर तुमको ऐसा पढ़ा देगा कि मजा आ जाएगा। अब क्लास में स्टूडेंट नहीं है तो बात टीचर भी क्या है, थोड़ा हटा, क्या मतलब है, मतलब समझ। मोटिवेशन कहाँ से मिलता है स्टूडेंट टीचर को, स्टूडेंट की गैदरिंग से। देखो ध्यान दो, कोई बात नहीं है, आजकल का स्टूडेंट सब निकम्मा हो गया है कि नहीं, बोलेगा क्या कि देखो सर हम लोग निकम्मा बोल रहे हैं। हाँ और क्या, सही बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे तो जो है साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म से चलो ऐसी मजाक कर रहा था बेटा, है ना, एकदम नहीं, अरे नहीं नहीं ऐसे निकम्मा कहाँ तुम लोग हो, निकम्मा रहोगे तो नीट निकालोगे, निकम्मा रहोगे तो नीट क्रैक कर दोगे, निकम्मा आदमी कभी नीट नहीं क्रैक कर सकता बेटा, है ना। नीट क्रैक करेगा, नीट क्या बोर्ड एग्जाम में नहीं क्रैक कर पाएगा, तो पढ़ाई करता है, निकम्मा नहीं होता, ध्यान देना। तो ये बात, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है मुझे बताना है उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ध्यान देना देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं और आप बड़ा ध्यान से समझिएगा उसको। देखिएगा